हेलो डियर, आज का वीडियो आप सभी के बीच में 2-4 दिन जो है गैप हो गया, वीडियो नहीं आ पाया एमसीक्यू प्रैक्टिस का। लेकिन आज से फिर आपका कंटिन्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस का वीडियो आता रहेगा मॉर्निंग में, ठीक है। अभी तक हम 16 वीडियो तक कर चुके हैं, तो आज का ये वीडियो नंबर 17वां होने वाला है। तो जो भी लोग नहीं देख रहे हैं शेयर कीजिए ग्रुप में, क्योंकि आपका प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आ रहा है। और ये जो भी क्वेश्चन मैं 20 से 22 क्वेश्चन अभी ला रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, यह क्वेश्चन अपने आप में किसी न किसी नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस और साथ में एक प्रकार से कहा जाए तो प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, और आप लोग के लिए अच्छा भी यह सेशन चल रहा है कि आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, जितने भी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं, सबको यहाँ पे स्वागत है और वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है 1 नंबर क्वेश्चन कि 5.5 साइज की ईटी ट्यूब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको पता होगा कि जो आप 3 से 4 होता है, ठीक है, वो एज के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली जो एडल्ट होते हैं उनमें 7-8 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बच्चा जो होता है उसमें जो है 5.5 से लेकर 6 तक उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो 5.5 दिया है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बच्चा होगा, ठीक है, जो 6 से 10 साल तक के बच्चे में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है। तो देखिए, मसूड़ा जो गम होता है वहाँ से ब्लडिंग होना, यह आपका विटामिन सी की कमी को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने में है और इसका ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में जब आपको मैं बता दूं कि 70 क्वेश्चन नर्सिंग से और 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग से रहेंगे, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी रहेंगे, ठीक है, कंप्यूटर से। तो यहाँ पे वही है, कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक। कभी पूछेगा आउटपुट डिवाइस है, कभी पूछेगा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है आउटपुट, मतलब जो बाहर आउट दे सके, ठीक है ना, बाहर आपके कामों को आउट कर सके। जैसे प्रिंटर, जॉयस्टिक, कैमरा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आप कुछ इंटर करते हैं तो ये हो गया इनपुट, ठीक है। कैमरा से आप कोई फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो ये भी इनपुट हो गया। जॉयस्टिक, जो आप अभी माउस वगैरह का यूज करते हैं, पहले जॉयस्टिक होता था, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन प्रिंटर जो होता है, आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं तो ये बाहर प्रिंट करके निकाल देता है, आउट करता है, तो ये आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आउटपुट डिवाइस। आगे क्वेश्चन है चौथा नंबर, पीडीएस, ठीक है। पीडीएस टाँका किसका उदाहरण। टाँका मतलब होता है सूचर, ठीक है, सूचर जो हम लोग टाँके वगैरह सर्जरी में लगाने का काम करते हैं धागे का, उसे हम लोग सूचर्स बोलते हैं, पीडीएस, ठीक है ना। इसको जो होता है पॉलीडिऑक्सीजोन होता है इसका पूरा नाम, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो पीडीएस टाँका होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, यह सिंथेटिक होता है। क्या होता है, सिंथेटिक होता है, याद रखिएगा। जितने भी पीडीएस पॉली वाला होता है, पॉलीमेराइज वाला, सब सिंथेटिक होता है और एब्जॉर्बल होता है। मतलब ये टाँका अपने आप जो है सर्जरी की जगह पर जहाँ टाँका लगता है वहाँ पे एब्जॉर्ब कर जाता है, इसे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो आँख के कॉर्निया होता है, इसको कितने समय तक आप जो है संरक्षित करके सुरक्षित करके रख सकते हैं। 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आँख का जो कॉर्निया है लगभग 6 घंटे तक सही रहता है, उसको आप संरक्षित करके रख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, किस सांप का विष तीव्र डीआईसी का कारण बनता है। डीआईसी मतलब होता है कि जो ब्लडिंग कोगुलेशन होता है अंदर, इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसको जो है क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा विरोध करता है, यानी स्कंदन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, ब्लड को काफ़ी ज़्यादा थिन कर देता है, पतला कर जाता है, जिससे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर जो है हेमरेज होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। तो किस सांप का विष जो होता है वह तेज़ी से डीआईसी का कारण बनता है, ठीक है, यानी तेज़ी से ब्लड को पतला करने का कारण बनता है। तो कोबरा, करईत, वाइपर, बैंडी। सबसे पहले समझ लीजिए, बैंडी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सांप का एक प्रजाति है, ठीक है। यह आपका उतना विषैला नहीं होता है, यह छोटे सांप होता है बैंडी ऑस्ट्रेलिया में, अपने इंडिया में नहीं होता है। लेकिन रैसलर वाइपर आप लोग को पता होगा, वाइपर
प्रजाति का जो सांप होता है काफ़ी खतरनाक होता है। इसका जहर जो होता है आपका हेमोटॉक्सिक होता है, यानी यह ब्लड के ऊपर व्यक्ति के बॉडी में जैसे ही ये काटता है तो ब्लड को प्रभावित करता है, ब्लड को इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे ब्लड काफ़ी पतला हो जाता है, ब्लड नहीं जमता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर होने लगता है। ठीक है, ये जो करैत होता है ये भी काफ़ी खतरनाक होता है, समझ लीजिए करैत भी काफ़ी खतरनाक होता है। कोबरा आप सभी जानते हैं ये भी खतरनाक होता है। कोबरा और करैत ये दोनों जो होता है आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका ये जो काटता है आपका ये कोबरा और करैत, तो कोबरा और करैत जो काटता है यह आपका मैं बता दूं कि कोबरा करैत जो होता है इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, यानी इसका जो विष होता है न्यूरोटॉक्सिस होता है। यह काटने के बाद बॉडी व्यक्ति के जो न्यूरॉन होता है, तंत्रिका होता है, उसको क्षति पहुंचाता है, जिससे मांसपेशी में ऐंठन होने लगता है। व्यक्ति को जो है मतलब एक प्रकार से कहा जाए उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करने लगता है, ब्लॉक होने लगता है, जिससे व्यक्ति का पैरालिसिस वगैरह भी होने का खतरा रहता है। तो कोबरा करैत ये न्यूरोटॉक्सिक है, वाइपर आपका हेमोटॉक्सिक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो DIC ब्लड से रिलेटेड है तो यह ब्लड से रिलेटेड होगा तो वाइपर में जाएगा। ठीक है, अगर सुनपन पूछे, स्पाज्म पूछे, पैरालिसिस पूछे तो ये सब कोबरा और करैत में न्यूरोटॉक्सिक में होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन न्यूरोटॉक्सिक वाला है और इनमें से कौन हीमोटॉक्सिक वाला है, तो 3 तो आपको यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए पैरासीटामोल जो इंजेक्शन होता है यह दर्द और ज्वर दोनों को क्या करता है, कम करता है। तो मतली रोधी तो होगा नहीं, गतिरोधी मोशन वाला है नहीं, सूजन रोधी भी नहीं है, यह ज्वर नाशक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन माय डियर है कि निकोटिन प्रतिस्थापन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कहता है निकोटिन प्रतिस्थापन चिकित्सा, यानी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो व्यक्ति धूम्रपान छोड़ता है, आप लोग जानते हैं धूम्रपान में क्या होता है, निकोटिन का मात्रा होता है। तो व्यक्ति को धूम्रपान करता है तो उसे निकोटिन मिलता है, तो जब वो धूम्रपान छोड़ देता है तो इसके जगह पर निकोटिन दिया जाता है, ताकि व्यक्ति को धीरे धीरे जो है धूम्रपान से अलग किया जा सके और इस पर स्थापित किया जाए। ठीक है, आगे है यहाँ पे सबसे छोटे और सबसे बड़े पैमाने के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे छोटे यानी सबसे मैक्सिमम और बड़े मान, सबसे बड़े मान मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, आप लोग 8, 9 में 10th में पढ़े होंगे, मीन, मीडियन और रेंज। तो वही आपका रेंज जो होता है परास, यह छोटे और बड़े के बीच के अंतर को बताता है। ठीक है ना। 10वां है डिजॉक्सिन देते समय किस इलेक्ट्रोलाइट की बारीकी से निगरानी की जाती है। तो देखिए जब डिजॉक्सिन देते हैं तो यह क्या करता है, पोटेशियम के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है ना, लेकिन जब डिजॉक्सिन देते हैं तो हम पोटेशियम पर जो सीरम लेवल होता है पोटेशियम का, उस पर जो है बारीकी से निगरानी करते हैं। ये देखते हैं कि जो पोटेशियम बॉडी में है उसका काफ़ी ज़्यादा लेवल कम तो नहीं रहा है, कमेगा तो जो डिजॉक्सिन होगा यह इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा डिजॉक्सिन का। तो हम देखते हैं पोटेशियम लेवल सही होता है तो ही डिजॉक्सिन देते हैं। ठीक है, नहीं तो डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैल्शियम क्या करता है, यह मसल्स को मजबूत करता है, हार्ट मसल्स को है। तो ये डिजॉक्सिन जो है सोडियम के साथ भी जरूरी होता है, लेकिन जितना ज़्यादा पोटेशियम का है उतना ज़्यादा सोडियम का नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फॉस्फेट का कोई महत्व नहीं है तो इसको बात ही छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि हिमलिच मैनूवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी, मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे जो है हम कोई काम कर सके। तो हिमलिच मैनूवर का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो हिमलिच जो पैंतरेबाजी है जो एक तरीका है, यह किसके उपचार में उपयोग किया जाता है। तो देखिए यह एक तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति के श्वसन नली में कोई टुकड़ा, कोई पैसा, कुछ भी चीज़ फंस गया है। ठीक है, वायु मार्ग में, सांस की नली में, तो हम क्या करते हैं उसके पेट से ऊपर, नाभि से ऊपर
तेज के धक्का हल्का सा मारते हैं, ठीक है, ताकि जो हवा फेफड़ा में है वह वापस वायु के नली में अचानक से भेजे, जिससे जो अटका हुआ सामान है वो बाहर वापस आ सके। तो हेमलिच मैनूवर जो क्या करता है कि ऊपरी वायु मार्ग में जो रुकावट है उसको उपचार के लिए तरीका अपनाया जाता है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी कितनी होती है। तो आप सबको पता होगा कि गर्भावस्था के दौरान जो होता है वह 300 से लेकर 400 किलो कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता होता है। लेकिन यही लैक्टेशनल की मैं बात करूँ, लैक्टेशनल पीरियड में, तो यह 500 अतिरिक्त किलो कैलोरी की आवश्यकता हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में 300 है इसलिए 300 मारेंगे। ऑप्शन में अगर 300 नहीं रहता, 400 रहता तो 400 पर टिक मारते, ठीक है। ये दोनों अंतर याद रखिएगा कि गर्भावस्था में 300 से 400 अतिरिक्त आवश्यकता होता है, जबकि लैक्टेशनल में बढ़ जाता है, 500 अतिरिक्त आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। आगे है क्लोजापाइन। क्लोजापाइन का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव नहीं है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजापाइन आपको मैं बता दूँ, यह आपका एंटीलेप्टिक, एंटी सीजर इस सब में काम देता है, ठीक है ना। तो इसका लेने से जो दुष्प्रभाव नहीं होता है वह आपका लीवर टॉक्सिसिटी। देखिए इस क्लोजापाइन लेने से वजन बढ़ सकता है, लार का सिक्रेशन हो सकता है, तेज हृदय गति हो सकता है, लेकिन लीवर की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, याद रखिएगा। 14 नंबर है एपिनेफ्रिन। आप सब लोग नाम सुने होंगे एपिनेफ्रिन का। इसका उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा। मतलब इसके उपयोग से अगर आप एपिनेफ्रिन ले रहे हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण इससे उत्पन्न होगा। तो इससे लक्षण उत्पन्न होता है कि आपका हृदय गति बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा एपिनेफ्रिन लेने से, ठीक है ना। आगे है 15 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीके में कोल्ड चेन बनाए रखना आवश्यक होता है। देखिए जितने भी लाइव वैक्सीन होता है, जीवित टीके होते हैं, ये सबको जो है आपको कोल्ड चेन में रखना पड़ता है, आवश्यक तापमान बना के रखना पड़ता है, वरना यह क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, सक्रिय नहीं रह पाएगा, इसका प्रभाव कम जाएगा। तो जीवित टीके को कोल्ड चेन बना के रखना जरूरी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सुई चुभने से नहीं फैलता है। देखिए इनमें से HIV सुई चुभने से फैल सकता है, हेपेटाइटिस का कोई भी हो, ठीक है, ये फैल ही सकता है, हेपेटाइटिस B हो या C हो, लेकिन स्क्रब टाइफस जो है यह सुई चुभने से नहीं फैलता है। इस ऑप्शन नंबर C राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, साइनोटिक स्पेल किसमें देखा जाता है। साइनोटिक स्पेल, साइनोटिक मतलब होता है जिसमें वैसा बीमारी जिससे जो है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, शरीर में नीलापन पड़ता है, तो साइनोटिक में आता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है आपका C राइट होगा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है ऑप्शन नंबर C इसका राइट होगा। आगे है यहाँ पे फिर से दिया है क्लोजापाइन के दुष्प्रभावों में शामिल है। देखिए क्लोजापाइन जो होता है एक एंटीसाइकोटिक दवा है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया, इसका बहुत सारा अलग अलग उपयोग भी है। तो क्लोजापाइन के लेने से जो होता है कि आपका WBC की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम सकता है, ठीक है, जिससे विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। तो क्लोजापाइन में जो न्यूट्रोफिल होता है WBC में, उसका संख्या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर है, कहता त्वचा कैंसर की प्राथमिक रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। देखिए प्राथमिक यानी फर्स्ट एड पूछ रहा है, तो कोई भी चीज़ फर्स्ट एड में हम पहले ही जो है उसका हम कोई चीज़ सोच लेते हैं ताकि वो गंभीर ना हो। तो त्वचा कैंसर के प्राथमिक रोकथाम में फर्स्ट प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्वचा कैंसर ना हो। तो जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, उस समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद लोशन लगाएं बॉडी पर, स्किन पर, ताकि जो डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं बॉडी पर वो जो है क्या हो सके, उसका प्रभाव कम हो सके। आगे है 20 नंबर, सबसे दर्दनाक प्रकार का जलना कौन सा है। तो देखिए दर्दनाक मतलब दर्द ज़्यादा हो, तो जो आपका सेकेंड श्रेणी का होता है, सेकेंडरी जो होता है जलना के 4 स्टेप होते हैं। तो उस 4 स्टेज में जो द्वितीय स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज, उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि इसमें दर्द हमें कब अनुभूति होता है, कब मालूम चलता है, जब वो नर्व तक रहता है, नर्व से काफ़ी ज़्यादा अंदर चल जाएगा, नर्व को भी पार कर जाएगा, तो फिर अंदर ज़्यादा गहरा घाव में आपका बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन दर्द अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो जो नर्व होता है, नर्व हमारा बॉडी के जो त्वचा है, अंदरूनी त्वचा और ऊपरी त्वचा के बीच में ही नर्व फैला हुआ रहता है, कि जब तक
अंदरूनी त्वचा, अंदरूनी लेयर तक घाव रहता है तो दर्द मालूम चलता है। जैसे उससे और डीपली चला जाएगा, हड्डी तक चला जाएगा तो फिर घाव मालूम नहीं पड़ता है, दर्द नहीं हो पाता है व्यक्ति को। तो द्वितीय श्रेणी तक काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वाला घाव होता है, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रबिंग को माना जाएगा। स्क्रबिंग को क्या माना जाएगा? तो देखिए, स्क्रबिंग एक प्रकार से फिजिकल डिसइंफेक्ट है। इसे कंप्लीट रूप से हम कीटाणु को, सूक्ष्मजीवों को हटा भी नहीं सकते हैं, बस हम इसे स्क्रब करके हम इसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो फिजिकल और डिसइंफेक्ट में वही होता है जो कम हो सके, कंप्लीट ख़त्म नहीं हो सके। केमिकल में होगा नहीं, क्योंकि केमिकल पूर्ण तरीक़ा से नष्ट कर जाता है, जैसे ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन कम्प्लीटली समाप्त करता है। तो भौतिक कीटाणु शोधन का मतलब है फिजिकल डिसइंफेक्ट, जो कम करता है स्क्रब के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहाँ पे 21 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपनी राय साझा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।